मैं चाहता हूँ कि यार इस कन्वर्सेशन से अगर कोई फूड स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, तो उनको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिले कि एबीसीडी क्या होती है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है। आप लोग फूड बैकग्राउंड से नहीं आए हो, राइट? बट यू हैव स्टिल मैनेज्ड टू फिगर इट आउट, ठीक है? और पिछले 6 साल से आप कर रहे हो एंड नाउ वी आर ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी हो रही है। तो लेट्स वॉक अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द पास्ट और थोड़ा बताओ कि यार कोई अगर फूड स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो उसका एबीसीडी उसके माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए? Food is something which is close to your heart, right? Everybody says, everybody, believes he's a foodie. और उसके लिए सबको लगता है फूड बिजनेस करूंगा क्योंकि यार मुझे भी मजा आता है करने में. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो. At the same time, the entry barrier is very, very low, right? Lot of people enter into F&B industry every year, and most of those people are competing against each other. Market तो उतना ही है, इतनी तेज ग्रो नहीं करता है. तो and most of the businesses fail also, right? तो वो it's a very risky business to enter it, if you ask me. क्या फेलियर रेशियो होता है अप्रॉक्सिमेटली? यार मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 60% जो नए बिजनेस होते हैं वो फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं. ऑब्वियस रीज़न है, एंट्री बैरियर से इन्होंने बोला एंट्री बैरियर बहुत कम है। किसी को भी स्टार्ट करना बहुत ईज़ी है, तो इस रीज़न से बहुत क्लटर हो जाता है मार्केट। बाकी यार किसी को अगर आज के रेट में अगर फूड में कुछ स्टार्ट करना है एबीसी लेवल से, तो सबसे पहले आप फिगर आउट कर लो आपको क्या करना है, मतलब मल्टीपल क्विज़ीन्स है, आप फिगर आउट कर लो आपका क्या क्विज़ीन रहने वाला है, उसका यूएसपी होना चाहिए। जैसे बोला था कि एंट्री बैरियर इतना कम है कि सब वो कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूएसपी दैट यू आर सॉल्विंग? जैसे हमारे में ये यूएसपी हमें लगा कि सोया चाप इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, ब्रांडेड फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, तो हमने वो यूएसपी लाया। वाह मोमोज ने भी यही किया कि मोमोज स्ट्रीट साइड मिलता है, इसको मैं ऑर्गेनाइज वे में बेचता हूँ, ये उनका यूएसपी था। अभी हमने कॉफ़ी पी ब्लू टोकाई का, उनका यूएसपी ये था कि हर जगह कॉफ़ी मिल रहा है, मैं थोड़ी सो जो ब्रांडेड कॉफ़ी है, जिनको कॉफ़ी का शौक है, जिनको कॉफ़ी समझ आती है, मैं उनके लिए क्रैक करूँ। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द व्हाइट स्पेस विद इन द क्विजीन, विद इन ईच कैटेगरी। व्हाइट स्पेस मतलब गैप। गैप क्या? गैप है। जैसे जैसे हमने समोसा पार्टी या समोसा सिंह की बात करो, वो भी ये कर रहे हैं, समोसा सब खाते हैं, बट कोई ब्रांडेड ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में समोसा भी नहीं मिलता, बट ये ब्रांड्स कर रहे हैं। इन्होंने वो व्हाइट स्पेस आइडेंटिफाई की है। तो कोई भी अगर आज के डेट में नया स्टार्ट करना चाहता है, उनको बस वो व्हाइट स्पेस मतलब गैप ढूंढना है कि कहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और वो गैप ढूंढने के मल्टीपल तरीके हैं। एक आप ऐसा कैटेगरी ढूंढ लो जो कि बहुत फेमस है और वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, अगर किसी को क्यूएसआर करना है तो। अच्छा, क्यूएसआर होता है क्विक सर्व सर्विस रेस्टोरेंट, और एक होता है कैजुअल डाइन रेस्टोरेंट विच इज सीडीआर। सीडीआर मतलब जो आपके घर के आसपास जो नॉर्मल रेस्टोरेंट होता है, जो ऐसा क्यूएसआर ब्रांड मल्टी ब्रांडेड स्टोर के फॉर्मेट में नहीं है, उनको आप सीडीआर बोलोगे। तो अगर आपको वो फॉर्मेट स्टार्ट करना है वो भी ठीक है। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट जिनका नाम चलता है वो शेफ की वजह से, कि आपको पता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे शर्मा जी के छोले भटूरे, वो शर्मा जी के नाम से चलता है वो, वैसे कुछ। तो उसको हम कैजुअल डाइन रेस्टोरेंट बोलेंगे, सीडीआर। और जो क्यूएसआर होता है वो एकदम स्मॉल फॉर्मेट, हाईली स्केलेबल फॉर्मेट होता है। हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जिनको आज के में स्टार्ट करना है, उनको बस वो गैप आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या, आपका यूएसपी क्या है। अगर आपको कोई पूछे एक लाइन में कि आपका ब्रांड क्या करेगा, थोड़ा जेनरिक आंसर नहीं होना चाहिए कि नहीं सबको अच्छा खाना खिलाना है, वैसा नहीं। आप बोलिए कि मेरे को ढोकला का एक क्विज़ीन स्टार्ट करना है, ये ढोकले में ये मिसिंग है, मैं ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो आज के डेट में नहीं है। तो थोड़ा स्पेसिफिक लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक बार आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी चीज़ें विल फॉलो। जैसे लोकेशन फिगर आउट करना, प्रोडक्ट के अंदर जाके फिगर आउट करना, टीम फिगर आउट करना, वो फॉलो होगा। बट कोर क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्विज़ीन गैप आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। अगर हमारा एग्जाम्पल आप लो तो हमें अगर गैप दिखा तो हमें ये दिखा कि सोया चाप ग्रेट प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली में है और स्ट्रीट साइड है. तो हमें पहले तो एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि जो हम बेच रहे हैं वो स्ट्रीट साइड नहीं है, राइट? हाइजीनिक देना है, एक अच्छा ब्रांड बना के देना है. लोगों को पहले तो ट्रस्ट, जब ब्रांड होता है तो एक ट्रस्ट आ जाता है लोगों में कि हाँ यार ये हाइजीनिक होगा, आई कैन टेक माय फैमिली देयर. तो वो बहुत ज़्यादा, तो मैं ब्रांडिंग पे काम किया, प्रोडक्ट मार्केट फिट पहले तो देखा, फिर देखा ब्रांडिंग देखा, और उसके बाद हमने कहा यार लोकेशन क्या होनी चाहिए. एंड एट दैट टाइम वी वर वेरी वेरी क्लियर कि लेट्स स्टार्ट इन अ मॉल. मॉल में क्या होता है, ऑफ कोर्स यू गेट मोर आई बॉल्स, एक्सपोजर ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा आते हैं देखते हैं. आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल फुटफॉल आ रहा है. प्लस देर इज़ अ टर्म विच वी यूज टू स्टडी, इज ब्रांडिंग बाय एसोसिएशन. अगर आप एक फूड कोर्ट में केएफसी के बाजू में हो ना, तो आपको केएफसी वाला स्ट्रेचर मिलेगा. अगर आप
सड़क पे आप बहुत अच्छा भी खोल लो, लेकिन अगर आपने पहली बार लोकेशन है वो जानेगा नहीं आपको। और जब हमने हैदराबाद में स्टार्ट किया था, छोटा-सा स्टोर था, लेकिन केएफसी बाजू में था। तो लोगों को लगता था कि यार ये तो दिल्ली की बहुत बड़ी चेन है जिन्होंने आके स्टार्ट किया है, जबकि वो हमारा पहला स्टोर था। तो लोग आके पूछते थे, "अच्छा आप लोग का दिल्ली की चेन है?" तो वो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये आई थिंक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, लाइक दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी कि ब्रांडिंग बाय एसोसिएशन एज़ अ स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई एक नया बिज़नेस शुरू कर रहा है, बट उसको अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिज़नेस पे, अपने पूरे एग्ज़ीक्यूशन पे कॉन्फिडेंस है, तो हो सकता है वो बड़े ब्रांड के बाजू वाला स्टोर का रेंट ज़्यादा हो, बट आई बिलीव दैट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस। और रेंट ज़्यादा था। जब हमने स्टार्ट किया, हमने सिर्फ 80 स्क्वायर फीट स्पेस से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट पहली बात तो अगर आप नए ब्रांड हो, तो मॉल में घुसना ही बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ मॉल्स आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर स्पेस। अगर मेरे पास एक स्पेस खाली हुई है फूड कोर्ट में, तो 10 ब्रांड लाइन से खड़े हैं लेने के लिए। तो मैं एक नए ब्रांड को क्यों दूँगा? मुझे तो पता भी नहीं ये लोग चला पाएँगे कि नहीं, पहला स्टोर कर रहे हैं। तो इट वाज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट दैट स्पेस इन दैट मॉल। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि वो जो लीजिंग हेड थे वहाँ के, उन्होंने तो पहले मतलब प्लीज़िंग टीम ने मना कर दिया, हमसे मिलने से ही मना कर दिया, आपको कोई ब्रांड नहीं, पहले आप जाके स्टोर्स खोलो, एक ब्रांड बनाओ, फिर आना आप यहाँ पे, ऐसा वाला वो हमें ट्रीट कर रहे थे। लेकिन उनके जो हमने काफ़ी पुश किया, लीजिंग हेड के एक बार ऑफ़िस में चले गए हम लोग सीधे, और जाके उसको बोला, "सर, हमें करना तो यहीं पे है और आपका नया मॉल आ रहा है, काफ़ी अच्छा मॉल आ रहा है।" तो कहते हैं, "व्हाई शुड वी गिव यू? आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है।" हमने कहा, "आप ठीक है, हमारा बैकग्राउंड देखो आप, राइट? वी हैव द कॉन्फिडेंस, वी विल बी एबल टू डू इट, प्लस जस्ट ट्राई द प्रोडक्ट।" तो कहते हैं, "अच्छा प्रोडक्ट ट्राई कराओ।" और हम लोग घर से, हमारा घर पास में ही था, तंदूर घर पे लगाया था हमने, शेफ़ से बनाया, वहीं फ्रेश लेके गए, उनको कबाब खिलाए। उनको इतना पसंद आया, कहता है, "यार मैं देता हूँ तुम लोग को एक स्टोर, लेट्स सी।" सो ही आल्सो काइंड ऑफ बेट ऑन अस। और उन्होंने बहुत छोटा एक स्टोर था, हमने कहा, "ठीक है, जो आप दे दो आप।" 80 स्क्वायर फीट दिया हमें। और उसके बाद उनको खुद को इतना पसंद आया कि वो हफ्ते में 1-2 दिन तो लंच करने हमारे स्टोर पे आते थे खुद वो। बट फॉर समबडी हू इज़ लिसनिंग, ये मॉल में एंट्री करना किसी भी एक फूड के ब्रांड के लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है, राइट? कॉस्ट वाइज़ भी इट्स अ बिग डिसीजन, कन्विंसिंग वाइज़ भी बहुत बड़ा डिसीजन है, और कोई ऐसा प्लेबुक नहीं है इसके बारे में। सो फॉर समबडी हू इज़ जस्ट थिंकिंग, जो अभी सोच रहा है यार अभी मेरा बिज़नेस चल रहा है, मे बी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, उनको अभी मॉल में कहीं जाना है, अपने सोसाइटी में, अपने सिटी में, अपने एरिया में जो मॉल खुला है। सो क्या होगा उनका, मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? किससे बात करनी है? कहाँ पे आउटरीच करना है? क्या स्ट्रैटेजी होगी? पहले उससे बात कर लेते हैं मॉल में क्यों करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग। एक तो मॉल में करने का फ़ायदा ये है कि आपको ना मार्केटिंग पे खर्च नहीं करना। यूजुअली अगर आप बाहर एक रेस्टोरेंट खोलो, आपको लोगों को पुल करने के लिए काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, राइट? जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं हम उसको। मॉल में वो बिल्कुल ही ज़ीरो है कि मॉल की अपनी खुद की फुटफॉल होती है जो ऑटोमैटिकली आपके पास आती है। तो आपको कस्टमर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपका मार्केटिंग कॉस्ट सीधे ज़ीरो हो जाएगा अगर आप कुछ खर्च ही ना करो, और ऑटोमैटिकली आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं मॉल में अगर हो तो। जैसे इन्होंने बताया एक पॉइंट की ब्रांडिंग एसोसिएशन, वो सेकंड एडवांटेज है। तो ये एडवांटेजेस तो क्लियरली है। और अभी इसकी बात करें कि कैसे मॉल में घुसना चाहिए। मॉल्स का ये लिटरली ये सही है कि मॉल्स में ना एक छोटा कोटा होता है फॉर अपकमिंग ब्रांड्स, बिकॉज़ दे आल्सो वांट देयर पेट्रन्स, मॉल के पेट्रन्स, कि उनको भी नए-नई चीज़ें ट्राई करने का मौका मिले। तो अगर आप हर मॉल में वही केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, सबवे चलेगा, तो जो पेट्रन्स हैं वो थोड़े बोर भी हो जाएँगे ना, कि नए क्विज़ीन्स नहीं है। तो मॉल एक छोटा-सा कोटा रखता है कि मैं अपकमिंग ब्रांड्स को दूँगा। इनफैक्ट वो मॉल की जो लीजिंग टीम है, आजकल सारे बड़े मॉल्स ले लो, आप नेक्सस ले लो, इनॉर्बिट ले लो, लुलु ले लो, उनकी जो लीजिंग टीम स्पेशली ऐसे हाई पैशन इंडिविजुअल्स जो ब्रांड चलाना चाहते हैं, उनको मौका देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो डोर इज़ वेरी हार्ड टू नॉक। अगर आप नॉक करोगे, तो बहुत सा चांस है कि मुश्किल होगा, बट देयर इज़ अ चांस कि आपको मिलेगा। बिकॉज़ दे आर लुकिंग फॉर दीज़ यूनिक ब्रांड्स, यूनिक आइडियाज़ विद हाई पैशन एंटरप्रेन्योर्स। आपको वो मौका तो देंगे पिच करने का, जैसे हमें भी मिला था मुश्किल से। बट एक बार वो पिच करने का मौका मिला है ना, तो वो आपको फेल नहीं करना। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और वो पैशन आपके में दिखना चाहिए। वो एक मीटिंग होगी आपके उनके साथ। इनफैक्ट हमारे ये इनॉर्बिट के साथ हुई थी, ये सरत सिटी मॉल जो इनकी बात करें तो उनके साथ थी। तो हमारी वो मीटिंग हुई थी, फीनिक्स मार्केट सिटी के साथ भी मीटिंग हुई थी हमारी। वो प्रोडक्ट आप एंड वो एक और चीज़ करता है, अगर आपका फर्स्ट ब्रांड है तो आपको मीटिंग में बुलाएँगे, वहाँ पे आपको ट्राई करना है। अगर आपका 1-2 स्टोर ऑलरेडी ओपन्ड है, तो आपको बिना बताए अगर आप जाओगे उनको पिच करोगे, आपको बिना बताए वो अपना एक बंदा भेजेंगे आपके एग्ज़िस्टिंग स्टोर पे,
और टेस्ट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, फिर ही आपको देंगे। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि अगर किसी को मॉल में एंटर करना है तो आई थिंक एक बार वो उनसे मीटिंग करके उस मीटिंग में आपको उनको पूरा इम्प्रेस करना विथ योर फूड क्वालिटी एंड विथ योर पैशन। और क्या होता है कि मोस्टली अच्छे मॉल्स में जो फूड कोर्ट होता है, दे वांट एक्सक्लूसिविटी। तो अगर आप एक क्विजीन सेल कर रहे हो तो दे विल नॉट लेट अनदर ब्रांड कम एंड सेल द सेम क्विजीन, बिकॉज ऑब्वियसली आप वही कैनिबलाइज कर रहे हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सारी वैरायटी हो, एक 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 एक। तो गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल थिंग दैट व्हेन वी वर स्पीकिंग अबाउट कि जब आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट में तो क्या आप अलग ऑफर कर रहे हो। तो अगर आप कुछ अलग ऑफर कर रहे हो तो बहुत ईजी है मॉल में जाना, क्योंकि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स कि आप एक्सक्लूसिविटी कैसे ला रहे हो। क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा अगर डोसा का ब्रांड बना लूँ, लेकिन मैं किसी मॉल में जाऊँगा ऑलरेडी डोसा मिल रहा है, तो वो कहेगा नहीं यार आप नहीं आ सकते हो। हमें हमें अभी आज की डेट में एडवांटेज ये होता है कि बिकॉज़ वी ब्रिंग इन सम वैरायटी। आज भी आप बहुत अच्छे मॉल में जाओ, जैसे बॉम्बे में भी हैं अभी, तो पूरे फूड कोर्ट में सोया चाप नहीं सेल कर रहा है कोई, राइट? सो व्हेन वी गेट दैट एज। ऑफ कोर्स योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी गुड, योर टीम हैज़ टू बी गुड, दे विल डू एंड गो एंड eat and try our product at other of our own stores, तो वो कन्विंस होंगे। बट एटलीस्ट एक इनिशियल एज हमें मिल जाएगा कि यार कुछ नया लेके आ रहे हैं हमारे फूड कोर्ट में। और मॉल में लीजिंग टर्म्स एक नॉर्मल आउटलेट स्टोर से जो मॉल के बाहर है उससे डिफरेंट होते हैं। बहुत बाहर अगर आप स्टोर करोगे तो देयर इज अ रेंट, जस्ट अ रेंट कंपोनेंट। मॉल में दे विल बी अ फिक्स्ड रेंट और रेवेन्यू शेयर विच एवर इज हायर। तो मान लीजिए आपका 2 लाख रेंट है और वो रेवेन्यू शेयर बोलेगा चलिए 15% रेवेन्यू शेयर है, तो वो अगर आपके सेल्स का 15% वो 2 लाख से ऊपर चला जाएगा तो वो रेंट हो जाएगा। सो विच एवर इज हायर। सो बेसिकली द मोर रेवेन्यू यू जनरेट इन अ मॉल, द मोर रेंट यू पे टू द मॉल। वाओ, ये तो बहुत ही शार्की डील है। बट या तो लेकिन वो आपको उस तरह का प्लेटफॉर्म दे भी तो रहे ना। सो जो मार्केटिंग में हम पैसा बचा रहे हैं बेसिकली वहाँ दे रहे हैं, लेकिन बट स्टिल इज अ ग्रेट थिंग टू डू, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि लोग जो आते हैं मॉल में आपको मार्केटिंग कॉस्ट नहीं होता है, बट एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखो जब मॉल में लोग आते हैं ना और फूड कोर्ट में आते हैं, पीपल एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स इन अ फूड कोर्ट। अगर एक रेस्टोरेंट है ना और मैं अपनी कार एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूजुअली नहीं रोकूंगा, मैं घर से निकलूंगा तो मुझे क्या खाना है मैं वही जाऊंगा, सीधे गाड़ी गाड़ी में ही रोकूंगा, वही खा लूंगा, वापस चले जाऊंगा। लेकिन जब मैं फूड कोर्ट में जाता हूँ ना, आई विल ट्राई अ न्यू थिंग। तो स्पेशली फॉर न्यू प्रोडक्ट्स लाइक आर्स, इट ऑलवेज वर्क्स इन अ फूड कोर्ट, क्योंकि देयर पीपल आर मोर एक्सपेरिमेंटल एंड वी वांट देम न्यू कस्टमर्स कि यार तुम ट्राई तो करो सोया चाप क्या है। मॉल्स की हमने डिस्कशन कर ली, मॉल के बारे में हमने समझ लिया, बट सब लोग मॉल में एंटर नहीं कर पाते हैं, राइट? एंड फॉर देम जनरल जो अपने मार्केट में रियल एस्टेट अवेलेबल है वहीं से उनको एक लोकेशन डिसाइड करना है। तो लोकेशन सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है किसी फूड स्टार्टअप के लिए? बिकॉज मेरे हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन वाला मेरा अप्रोच जो है, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग गलत जगह ही खोल लेते हैं। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर मैं देखता हूँ तो भाई ये तो नहीं जाएगा ऊपर अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इसने लोकेशन ही नहीं सेलेक्ट की सही। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, क्यों ही कैसे इसे सेलेक्ट करें, कैसे सोचे इसके बारे में? अगर किसी को लोकेशन स्पेसिफिकली एवेल्युएट करना है तो उसके मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे हम भी देखते हैं। आप जिस सिटी में हो आपको पता है कि फूड लोकेलिटीज़ कौन सी है, एंड उन लोकेलिटीज़ एक तो आपका उससे पहले चलो एक स्टेप बैक लेते हैं, उससे पहले आपका क्विजीन आपको पता है किस लोकेलिटी में चलेगा। जैसे हमारा सोया चाप है, हमें पता है कि वेजिटेरियन डोमिनेटेड जगहों में ज़्यादा चलेगा। तो अपने मैक्रो लेवल पे आपने लोकेलिटी आइडेंटिफाई कर ली कि हमें पता है कि जैसे हैदराबाद की बात करो, हमें पता है कि हाईटेक सिटी जो कि कॉस्मो साइड ऑफ द सिटी है, वहाँ पे काफ़ी नॉर्थ इंडियंस है, तो हमने वो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कर लिया लोकेलिटी का। एक आपने एक बार लोकेलिटी आइडेंटिफाई की, विद इन द लोकेलिटी वो कहाँ खोलना है, उसके लिए बेस्ट है कि जो हाई स्ट्रीट्स होती है, जो फूड स्ट्रीट्स होती है, जहाँ पे लाइन से खाने-पीने की जगह है, वहाँ पे खोलना बेस्ट है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको अगेन ऑडियंस को इतना पुल करने की ज़रूरत नहीं है, लोग वहाँ पे खाने ही आते हैं। वो ढूँढना बहुत ज़रूरी है, एंड विद इन द हाई स्ट्रीट कहाँ खोलना है, वो आइडेंटिफाई करना है आपको। बस सिंपल चीज़ करनी है, उसके जो अगल-बगल के स्टोर्स हैं, उनमें जाना, उनकी सेल पता करना। नॉर्मली ये मैनेजर को पूछो तो बता ही देते हैं, कोई कोई वो पंगा नहीं होता। हमारे मैनेजर भी सबको बताते रहते हैं, जो-जो आके रेकी करते हैं, तो वो उसमें कोई लोड नहीं है। आप जाके उस एरिया में जो-जो स्टोर्स हैं, उनका सेल पता कर लो, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉक्सी आ जाएगा कि आपका ब्रांड कैसे करेगा। तो आपने लोकेलिटी आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने स्टोर लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपको बस देखना है कि उन अवेलेबल ओकेशन में क्या आपको सूट करेगा।
तो मतलब हर सिटी का अलग-अलग बेंचमार्क्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेंट पर एसएफटी, वो आपको थोड़ा ज़्यादा नुआंस्ड है वो। जब आपको मिलेगा तब आप समझ जाओगे व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट। बट लोकेशन वेरी क्रिटिकल, ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर आते ही ना रेंट एकदम ही आधा होता है, बिकॉज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न कि लोग भी आधे हो जाते हैं ऊपर जाते जो प्रेफ़र करते हैं। तो और थोड़े अगर मैं और चीज़ें ऐड करूँ इसमें तो आई थिंक पार्किंग हो बेटर है, ग्राउंड फ्लोर हो बेटर है, साइनेज जितना बड़ा है उतना बेटर है। ये हमने लर्न किया कि स्टोर आपका कितना ही बड़ा हो, अगर आपका साइनेज स्पेस बहुत छोटा है, फ्रंटेज जैसे हमारा एक स्टोर है जिसका फ्रंटेज 10 फीट ही है, अंदर जाके बड़ा हो जाता है। उसका रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होगा जिसका स्टोर शायद अंदर से छोटा हो बट साइनेज बड़ा हो। जितना बड़ा आपका साइनेज है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। आई थिंक तो ये जब लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। See, if you're a fine dining restaurant, it still works if it's on higher floor. लेकिन स्पेशली फॉर ब्रांड्स लाइक आर QSR, इट हैज़ टू बी, क्योंकि क्विक सर्विस है, तो अगर बंदे के पास 5 मिनट है आपसे लेने के लिए, तो वो ऊपर तो नहीं जाएगा वो। आप ऑडियंस भी शायद कट कर देते हो बिकॉज़ समझ लो एक 45-50 प्लस वाला जो ऑडियंस होगा वो सोचेगा, मतलब अगर पूरी फैमिली है तो दे माइट बी लाइक ठीक है, मतलब लेट्स इग्नोर दैट, लेट्स पिक नीचे से कोई। और यूजुअली नोटिस करो जो ऊपर होते हैं उनका एक्सेस पॉइंट भी इतना ईज़ी नहीं होता। ऐसा नहीं कि ऊपर है तो नीचे स्टेयर्स है। शायद आपको बिल्डिंग के अंदर से जाना है, लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाना है, फिर वापस चलना है। तो वो ऊपर जाने में जो टाइम लगता है दैट आल्सो प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। और जाते कैसे हैं लोगों को पता भी नहीं होता। यूजुअली ऊपर रेस्टोरेंट दिख रहा है कि इसका रास्ता कहाँ है, तो दैट विल कट द ऑडियंस। इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये भी था कि जो फर्स्ट टाइम शायद अपना एक एफ&बी का कुछ आउटलेट खोल रहा है, उनको कभी-कभी ये भी लगता है, जो बिल्कुल एक्सपीरियंस के बिना आ रहे हैं मार्केट में, बिज़नेस एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, कि यार यहाँ पे तो बहुत जनता है, कहीं और खोलते हैं आइसोलेशन में। बट आपने जैसे बताया कि कहीं हाई स्ट्रीट है, जहाँ फूड ऑलरेडी मूव हो रहा है, वहाँ खोलने का ज़्यादा बेनिफिट है। प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि वही आपको अगर आप दूर खोलोगे तो आपको वहाँ तक लोगों को लाने के लिए वो बहुत बड़ा पुल क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो आप बहुत मार्केटिंग करो, अगेन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट, स्पेशली न्यू बिज़नेस है तो आपको इतना रेवेन्यू नहीं है कि आप इतना मार्केटिंग में स्पेंड कर पाओ, राइट? तो वही है, तो वो डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था ये कोका कोला और पेप्सी के बीच में ना, कि उन्होंने क्या किया कि अगर देखो मान लीजिए कोका कोला का क्या कहते हैं वेंडिंग मशीन एक तरफ है दूर, और पेप्सी का वेंडिंग मशीन एक तरफ बहुत दूर है। और अगर वो जब दूर दूर है तो वो 50 कैन जहाँ बेच रहे थे 50 कैन यहाँ बेच रहे थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि अगर ये 50-50 यहाँ बिक रहा है, जैसे ही वो पास आ जाएंगे एकदम बगल में, तो टोटल कितने बिकने चाहिए। तो आइडियली सब बोलेंगे 15 या 100 बिकना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग ये था कि 100 नहीं, वो अब 150-200 बिक रहा था कंबाइंड टुगेदर। क्योंकि पहले ये हो रहा था कि काफ़ी लोग को जो अब जिनको शायद एकदम एच पे कि पीना नहीं पीना, अब उनको पता है कि इस एरिया में कोका कोला पेप्सी मिलता है, तो और ज़्यादा लोग आ रहे थे। तो तभी तो ये मार्केट एग्रीगेशन होता ही है। अगर आप कोई भी जैसे रेस्टोरेंट्स की बात करो, एक तरफ जहाँ पे सारे फूड जॉइंट सारे यूजुअली एक ही जगह होते हैं, बिकॉज़ अभी वहाँ पे मार्केट बन गया तो लोग आने स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं। तो जब ये आइसोलेशन में थे तब कम लोग आ रहे थे, जैसे ही ये एग्रीगेट हो गए, अब ज़्यादा डिमांड आ गई और ज़्यादा लोग आने लगते हैं। तो आइसोलेशन में खोलना थोड़ा-सा रिस्की होता है, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर आइसोलेशन में खोलना है या साथ में, आइसोलेशन वेरी रिस्की अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पुल। बट जब साथ में खोलते हो ओवरऑल मार्केट ही बड़ा हो जाता है। क्यूएसआर की थोड़ी बात करते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, राइट? सो आई थिंक क्यूएसआर के बारे में अगर कोई सोचता है तो सबसे पहले माइंड में, टेक्निकली उनके माइंड में ये आना चाहिए कि यार इसको स्केलेबल कैसे बनाएँगे, राइट? क्या करना होगा ऐसे जिससे स्केलेबल बने? तो उसके पीछे का लाइक अगेन एक बेसिक साइंस क्या है, लाइक हाउ डज़ समबडी इवन थिंक इन दैट डायरेक्शन, कि इसको क्यूएसआर मॉडल में कैसे लेके जाना है? Any restaurant business, whether it's a CDR or QSR especially, it's a very operations intensive business, right? बहुत ज़्यादा operations है डे इन एंड डे आउट। आपका फूड की रेसिपीज़ हैं, कैसे बनेगा, राइट? एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, फिर उसको कैसे स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर पे जाएगा, द एंटायर सप्लाई चेन, एवरीथिंग इज ऑपरेशंस। तो अब वो कितना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाते हो, दैट विल एक्चुअली डिफाइन कि आप कितना सक्सेसफुल हो गए हो बिजनेस में। आप कितना वो ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन कर पाते हो, राइट? विदाउट मिनिमम हिकअप्स ऑन अ डेली बेसिस। और वो डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रोसेस ड्रिवन हो। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल। इट्स अ वेरी हाई अट्रेशन इंडस्ट्री, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका प्रोसेस कितना स्ट्रांग है, वो ही आपको हेल्प करेगा कितना आप ग्रो कर पा रहे हो, कितना आप स्केल कर पा रहे हो। एग्ज़ाम्पल देना एक प्रोसेस का। जैसे एक आप रेसिपी ले लो, सिंपल, सबसे सिंपल चीज़, राइट? एक तो वो रेसिपी आपकी कितनी वेल डिफाइंड है कि आप, कोई भी शेफ आएगा और सिंपल बना लेगा,
और शायद शेफ भी नहीं चाहिए बस। शेफ भी नहीं चाहिए, मतलब मैं आ जाऊँगा और मैंने जब कि ज़िंदगी भर में कुकिंग नहीं की होगी और मैं बस वो पढ़ूँगा और मैं वैसे ही बनाऊँगा और वैसे ही बन जाएगा टेस्ट। तो मैं कितना सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ वो प्रोसेस, एक रेसिपी का, वो डिफाइन करेगा कि मैं कितना ज़्यादा स्केल कर पाऊँगा, कितनी जल्दी। इसी को शेफलेस मॉडल बोलते हैं। शेफलेस मॉडल, ours is a chefless model. We have chefs, it's not that we don't, but it doesn't matter if the chef goes. बट जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक, आई थिंक किसी को भी QSR लेंस से भी सोचना है, तो ये प्रोसेसेस ये सब ऑनेस्टली थोड़ा सेकेंडरी आता है। QSR बनाना भी सेकेंडरी आता है। आई थिंक फर्स्ट आपको एक स्टोर खोलना है, और बिकॉज काफ़ी लोग क्या अगर प्रोसेस बिल्डिंग इन सब में ज़्यादा टाइम लगाएंगे और आपका मेन प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, तो ये सारे प्रोसेसेस आर यूजलेस, राइट? तो सबसे पहले आप एक स्टोर खोलो बिना कोई प्रोसेस के, इट्स फाइन, आप एक स्टोर खोल लो, वो एक बार चल जाए, आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट है, टेस्टिंग भी हो गई, एक बार सेट हो गया, फिर आप थोड़ा QSR लेंस का सोचना, इट्स ओके, इट्स नॉट टू लेट। मतलब चले हमने भी पहला स्टोर खोला, डे वन से हम लोग इतने प्रोसेस ड्रिवन नहीं थे, अब तो काफ़ी चीज़ें समझ आई। डे वन से नहीं थे, हमने सीखा कि यार अभी चलो एक स्टोर तो आराम से मैनेज कर रहे हैं, बट इसको स्केलेबल बनाए तब प्रोसेस बिल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे बता रहे थे। बट आई थिंक फर्स्ट स्टोर के लिए अगर आप QSR लेंस से सोच रहे हो, अगर आपको इतने प्रोसेसेस डालना है, इतने चीज़ें डालना है कि एक स्केलेबल हो, एट दैट लेवल इन माय ओपिनियन ज़रूरी नहीं है। पहले आप एक स्टोर क्रैक कर लो अच्छे से, अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट है, लोग पसंद करें, रिपीट रेट हाई है, उसके बाद आप थोड़ा QSR लेंस से सोचो कि आप इसको कैसे स्केल करें। आप लोगों ने ये बिज़नेस शुरू किया 2019 में, राइट? एंड शार्क टैंक में जो आपने नंबर्स बताए थे, इट वर लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, प्रॉफिट आई थिंक वो प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट काफ़ी क्लिक किया शार्क्स के साथ, राइट? बट फूड इंडस्ट्री में जनरली मैंने ये सुना है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत मुश्किल है। मतलब लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दैट। वो मोस्टली इसी रीज़न की वजह से बंद कर लेते हैं बिकॉज़ खुद के पैसे बहुत लग गए होते हैं, करेक्ट। राइट? सो वो उसमें आपने ऐसा अलग क्या किया कि यार आपको पता था कि ये सही जा रहा है? हाउ डिड यू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी एवरी ईयर, राइट? और कौन से चीज़ों पे लोगों को फोकस करना चाहिए? कहाँ लोग गलती करते हैं आज की डेट में? फूड इज़ अ हाई ग्रॉस मार्जिन बिजनेस। लोग बोलते हैं फूड में मार्जिन बहुत है, वो यूजुअली ग्रॉस लेवल में मार्जिन ज़्यादा होता है। ग्रॉस मार्जिन मतलब जितना आपका सेल हो रहा है, उसमें से आप सिर्फ फूड कॉस्ट हटा दो, जो आपको बचता है, वो काफ़ी हाई होता है, उसको ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं। फूड में ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, बट क्या होता है बाकी आपके जो फिक्स कॉस्ट है, सैलरीज़, रेंटल, यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट, वो बहुत हाई होता है यूजुअली, तो आपका अल्टीमेट नेट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो फूड में अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, आपको एक तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड करना है कि ये सेल पे मेरा ब्रेक इवन होगा, वहाँ पे आपके फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मीट हो रहे हैं उस सेल से। उसके बाद जो भी आप ऊपर जाओगे ना, उसमें आपका मार्जिन बहुत बनता है, क्योंकि आप फिक्स कॉस्ट तो मीट हो गए, फिर आप जो भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो उस पे आपको पूरा ग्रॉस प्रॉफिट और रियलाइज़ कर रहे हो। तो आई थिंक आपको ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड करना है और आपको कोशिश करना है कि उसके ऊपर ही रहो। और फूड में द बेस्ट पार्ट इज़ एज़ यू स्केल ना, आपकी जब सेल्स बढ़ती है ना, तो वो एक बहुत ही एक्स्पोनेंशियली आपका मार्जिन बढ़ता है, क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट है टेकिंग केयर ऑफ। उसके बाद आपका जैसे मैंने बोला ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई है, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। हमारे केस में इट वाज़ वेरी क्लियर कि हमें प्रॉफिटेबल धंधा करना है शुरू से, और हमने जो भी स्टोर्स खोले हमने एंश्योर किया कि प्रॉफिट हो। अब आप कैसे एंश्योर करोगे, तो मतलब सिंपल चीज़ है, पेन पेपर लो और सारे कॉस्ट आप लिखो ब्रॉड लेवल पे, फिर उसको थोड़ा ब्रेक करो थोड़ा नैनो लेवल पे भी। जैसे अगर आप कोई भी धंधे में, आप जैसे आप एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी नहीं, सिंपल आप कि आपको कितना आ रहा है और कितने खर्चे, और आप नोट डाउन कर लो और आप देख लो कि कहाँ पे आपका ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फूड में क्या, सबसे ऊपर आपको रेवेन्यू आ गया, आपने रेवेन्यू लिख दिया, आपको इतना सेल हुआ, उसके आपने फूड कॉस्ट लिखा कि इतना मेरा फूड कॉस्ट है, फिर आपने अपने फिक्स कॉस्ट में स्टार्ट किया, रेंट मेरा इतना हो रहा है, सैलरी इतना हो रहा है, यूटिलिटी इतना हो रहा है, ये आपने लिख लिया। फिर आप एक-एक लीवर को देखो कि आप कैसे कम या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। फिर सेल्स में मेरा मल्टीपल चीज़ है, अगर मैं सेल्स को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ, तो अब सेल्स क्या हुआ? नंबर ऑफ कस्टमर्स इनटू एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर, ये हो गया आपका टोटल सेल, इनटू फ्रीक्वेंसी पर कस्टमर। तो इसका अगर आप सेल को ऐसे ब्रेक करो, फिर आप एक-एक लेवर को देखो कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़वाना है, तो या तो सेल से बढ़ेगा या कॉस्ट कम करने से बढ़ेगा। अगर आपको सेल से बढ़ाना है, तो इन 3 लेवर्स को आप टारगेट करो कि कैसे आप कस्टमर्स बढ़ा सकते हो। चलो कस्टमर्स आपने बढ़ा लिए, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, तो आप क्या करो, आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब एक कस्टमर कितना ज़्यादा ऑर्डर करेगा एक ऑर्डर में, वो आप बढ़ा लो। वो आप कैसे बढ़ाओगे? आपका मेन्यू थोड़ा एक्सपैंड करके और लोगों को, कस्टमर को सजेस्ट करके। एक बंदा आ रहा है, उसको एक चाप खानी है, साथ में आप ड्रिंक का कॉम्बो बना दो, इससे क्या होगा, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। थर्ड क्या है लीवर, जो कि फ्रीक्वेंसी है। एक बंदा आपका सिर्फ अगर आप लंच और डिनर सर्व कर रहे हो और बीच का आपका स्नैक वाला काम खाली है,
तो वहाँ पे आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो बंदा अगर आपके आ सकता है तो 2 ही टाइम स्लॉट में आ सकता है, थर्ड टाइम स्लॉट खाली है। तो मैकडॉनल्ड्स ने यही किया, मैकडॉनल्ड्स ने मैक कैफ़े स्टार्ट किया, क्योंकि उनका जो स्नैक वाला एरिया जो 4 से लेके 7 बजे तक उनका बहुत ही सेल कम था, एक लल पीरियड आ रहा था। तो मैक कैफ़े स्टार्ट किया ताकि वो कॉफ़ी बेच के वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाए कस्टमर्स का। तो सेल बढ़ाने के लिए 3 लीवर्स मिल गए आपको। फिर आप कॉस्ट कम करने की बात करो, तो फूड कॉस्ट का तो आपको फिर थोड़ा नैनो लेवल पे जाना पड़ेगा, भाई क्या इंग्रीडिएंट्स है। आप ना एक थियोरेटिकल फूड कॉस्ट निकाल लो। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका इतना इस आइटम पे इतना कॉस्ट बनना चाहिए। आपने पेन पेपर लिया, इसका इंग्रीडिएंट लिस्ट बनाया, आपको पता है कि 30% फूड कॉस्ट आना चाहिए। अगर 30 टू 33 आ रहा है तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा किस इंग्रीडिएंट की वजह से ज़्यादा आ रहा है। तो आपने फूड कॉस्ट आपने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। बाकी फिक्स कॉस्ट में जैसे रेंट, सैलरीज़ और ये सब, तो आपको रेंट की अगर बात करो तो रेंट आपको जितना अच्छा नेगोशिएट कर पाओगे आपके लैंडलॉर्ड के साथ उतना बेटर है। सैलरीज़ आपको फिर जितना मतलब आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मीट करने ताकि आपका एट्रिशन भी कम हो, बट आपको वहाँ पे भी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना है। ट्रेनिंग इतनी अच्छी करो और स्टाफ को थोड़ा अच्छे से रखो कि एट्रिशन कॉस्ट कम हो जाए, तो सैलरी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाती है आपकी। हाँ, तो बस बेसिकली आपको सारे कॉस्ट खोलना है और एक-एक करके किसको कै सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो और रेवेन्यू को कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो उसको क्रैक करना है। ये चीज़ हम अपने प्रोग्राम में भी सिखाते हैं कि यार जो आपने बताया बेसिकली हम पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं, राइट? और अगर हम वो अच्छे से ट्रैक नहीं करेंगे तो हम वो ढूँढ ही नहीं पाएँगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। एंड व्हेन यू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली फिर शायद आपको समझ में आता है कि अच्छा यार ये थोड़ा-सा ऑफ जा रहा है। ये स मार्केट स्टैंडर्ड से मैं ज़्यादा यूज़ स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तब मुझे वहाँ पे डेफ़िनेटली समझ में आ जाएगा यार इसको कम करना पड़ेगा। एक मिसकॉन्सेप्शन है कि फूड बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। फूड इज़ अ हाई वॉल्यूम बिजनेस। मार्जिन नेट मार्जिन आपका लो रहेगा, लेकिन आप कितना वॉल्यूम जनरेट करते हो दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल बिजनेस, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप योर कॉस्ट्स टाइट, राइट? यू हैव टू कीप लुकिंग एट योर बॉटम लाइन, बट एट द सेम टाइम सेल्स बढ़ाने पे फोकस बहुत ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि वो ही होगा जो आपको प्रॉफिटेबल रखेगा इन द लॉन्ग रन। एज़ अ कस्टमर अगर मैं बोलूँ लाइक आई ऑल्सो गो टू मॉल्स, मॉल में भी मैं खाता हूँ, राइट? और थोड़ा बहुत फाइन डाइनिंग प्लेसेस में भी जाके आई हैव फूड। समटाइम्स आई फील एज़ अ कस्टमर कि फाइन डाइन में मेरे पास जो प्रिपरेशन हो रही होगी, वो फ्रेश इमीडिएट होगी, डेफ़िनेटली उसका प्राइस अलग है। बट क्यूएसआर में प्रिपेयर्ड स्टेट पे ज़्यादा मटेरियल रहेगा एंड इससे कभी-कभी एक्सपीरियंसेस खराब भी होते हैं एज़ अ कस्टमर, राइट? सो व्हाट डज़ इंडस्ट्री में होता क्या है एग्ज़ैक्टली और क्या सही है और क्या गलत है और ग्रे लाइन कहाँ पे है? मेरे को लगता है कि देखिए दैट वर्क्स इन बोथ क्यूएसआर एज वेल एज फाइन डाइनिंग, राइट? कितना आपका चर्न है, फाइन डाइनिंग में भी अगर बहुत फास्ट चर्न नहीं है, सो दे विल आल्सो हैव देयर स्टॉक व्हिच इज मे बी अ डे ओल्ड एंड दे आर यूजिंग दैट। तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट इट्स जस्ट अ फाइन डाइनिंग, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि यार हमेशा फूड फ्रेश होगा और क्वालिटी बेस्ट होगी। एट द सेम time in QSR also, right? Yes, to scale or to churn out things out fast, you work on assembly model, right? All the big chains do that. McDonald's का भी पैटीज वेयर हाउस से ही बन के आ रहा है, वहाँ पर फ्रेश नहीं बन रहा है, राइट? बट आई थिंक द गुड ब्रांड्स आर द ones who are able to crack that quality, कि एक शेल्फ लाइफ है मेरे प्रोडक्ट की, और विद इन दैट शेल्फ लाइफ आई एम एबल टू डिलीवर इट इन टाइम, देन इट्स गुड, राइट? बट ऑफ कोर्स यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी कि यार चलो यार कोई बात नहीं, मेरे को जल्दी निकालना है तो कोई बात नहीं, मैं पूरा बना के रख लूंगा और मैं 3 दिन तक चला रहा हूँ, वो नहीं करना है। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट? एंड ऑफ द डे आप 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन तो कस्टमर को समझ में आ ही जाएगा ना। इसलिए हमारा जो मॉडल है हमने बहुत स्पेशली किया कि रोज सुबह बनेगा और रोज जाएगा सारे स्टोर्स पे। दैट्स व्हाई द वे वी वर्क ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल। सो एवरी सिटी दैट वी ऑपरेट इन, वी हैव अ कंपनी ओन्ड सेंट्रल किचन where everything is prepared fresh and sent to all stores in the morning or evening tak by the time we stock, and every day fresh stock will come. ये हब एंड स्पोक मॉडल मैंने काफ़ी सुना है एफ&बी कैटेगरी में। व्हाट डज़ इट मीन? मतलब होता क्या है ये एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा पिक्चर करा दो। हब एंड स्पोक का मतलब है एक हमारा किचन है विच इज़ अ हब, जो वहीं पे सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है, और फिर सिटी में जितने भी हमारे स्टोर्स हैं, वहाँ रोज़ उसी हब से हम भेज रहे हैं स्टॉक, राइट? फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टॉक। तो people who do not work on a hub and spoke model usually क्या करते हैं, लॉट ऑफ QSRs do that, कि every store will prepare their own stuff as per the same, maybe the same recipe, लेकिन वहीं प्रिपेयर हो रहा है, वहीं सेल हो रहा है।
I think Subway would be like that. Subway वो वहाँ पे Subway बनाता है। will be they will have a warehouse. They'll have a hub and spoke model. स्पोक मॉडल उनका भी रहेगा, उनका वेयरहाउस होगा, सारे मैकडॉनल्ड्स का भी वेयरहाउस रहेगा, केएफसी का भी वेयरहाउस रहेगा। तो क्योंकि पैटीज और वो सब बाकी चीज़ें उनके रॉ मटेरियल जा रहे हैं और वहाँ पे सबवे में भी सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं वो लोग। ब्रेड बनाते हैं वो शायद से। हाँ, सिर्फ ब्रेड शायद बेक करते हैं, वो फ्रेश बेक करते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ बाकी हर चीज़ तो प्रिपेयर होके ही आ रही है उनके पास, तो वो भी हब एंड स्पोक मॉडल ही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गुड क्यूएसआर चेन्स वर्क ऑन दिस मॉडल एंड इट्स अ प्रूवन मॉडल फॉर देम। स्केलेबल भी है, आपको मेन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एक ही हब पे हो रहा है। तो अगर किसी को हब एंड स्पोक मॉडल विजुअलाइज करना है, बस एक साइकिल का टायर देखना, बीच में हब है और जो सारे स्पोक्स है उसको स्पोक्स बोलते हैं। बेसिकली आपकी सारी प्रिपरेशन हब में हो रही है बीच में, एंड देन वो फिर सारे स्टोर्स को थ्रू स्पोक्स सप्लाई हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको 15 जगहों पे ध्यान नहीं देना, आपको एक ही हब पे ध्यान देना है। आपका कंट्रोल यूनिट एक ही है, यहाँ पे आप ध्यान दो बीच वाले हब में। तो यहाँ पे आपने क्वालिटी फिक्स कर ली, तो आपके जो भी 15-20 हब्स है, सॉरी 15-20 स्पोक्स है, वहाँ पे हर जगह क्वालिटी फिर स्टैंडर्डाइज हो जाती है। आप दोनों में एक पॉइंट कॉमन था जो मैं भी लोगों को बोलता हूँ। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि यार कुछ शुरू करना है अगर, तो क्या फुल सब कुछ छोड़ के शुरू करना है कि जॉब के साथ शुरू करें, क्या करें, राइट? जिसमें हमारा भी एक ओपिनियन ये रहता है कि यार ट्राई टू बैलेंस इट आउट। अगर आपके पास एक रनवे है तो कर लो, या फिर साथ में करो, बिकॉज़ साथ में शुरू करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को लगता है कि यार नहीं कर सकते, सामने से फिर वो पुशबैक आता है अगर कभी इन्वेस्टर से पैसे माँगने जाओ। बट इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप दोनों ने मतलब साथ में शुरू किया, राइट? जॉब चल रही थी, उसके साथ साइड हसल चल रहा था, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखो, मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन लाइफ, इन व्हाट फेज़। मैंने तब शुरू किया था व्हेन आई हैड अ फैमिली, आई हैड अ सन, राइट? उसकी स्कूल फीस भी देनी है, घर के खर्चे भी हैं, यू हैव टू पे योर बिल्स, राइट? तो इतना बड़ा रिस्क मैं उस स्टेज में नहीं ले सकता था, राइट? तो और एक नया आइडिया था, हम लोग एक वेजिटेरियन कुज़ीन ला रहे थे हैदराबाद में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। हैदराबाद इज़ लाइक 98% नॉन वेजिटेरियन सिटी, राइट? तो उसमें एक वेजिटेरियन क्यूज़ीन इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग, रिस्क था उसमें, नो डाउट। ऑल्दो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन वी न्यू कि एक रिस्क है, तो लेकिन ट्राई करते हैं। अब उस टाइम आई डोंट थिंक इतना प्रूडेंट होता कि हम पूरी जॉब वॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सीधे शुरू कर दें, राइट? तो उस टाइम मुझे लगा दैट वाज़ अ राइट डिसीजन। बट इम्पोर्टेंट ये होता है, मुझे लगता है कि अ, आप दोनों, क्योंकि अल्टीमेटली आप अजय देवगन हो गए ना, 2 बाइक पे पैर रख के चल रहे हो। तो वो आप कितना बैलेंस कर पाओगे, राइट? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बैलेंस कर पाओगे तो व्हाई नॉट? मेरा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। मेरे को तो यही लगता है कि जैसे हम दोनों ने किया कि पहले आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूँढ लो। आपको थोड़ा वैलिडेशन चाहिए आपके प्रोडक्ट का, कि ये चलेगा नहीं चलेगा। एक बार आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाए, आपको एक वैलिडेशन आ जाए मार्केट से कि आप कुछ सही कर रहे हो, तब आप फुल टाइम आ सकते हो। दैट इज़ माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। और हमने वही किया। जैसे मैं तो अपने एमबीए के साथ-साथ ये कर रहा था बिज़नेस, फिर मैंने 1.5 साल जॉब की। वन ऑफ द मतलब टफ जॉब्स बोलते हैं, हाई वर्किंग आवर्स, हाई इंटेंसिटी जॉब। उसके पैरेलली मैं कर रहा था। मतलब वहाँ पे 5 दिन वहाँ काम किया, 60 घंटे, फिर वीकेंड पे यहाँ काम किया। ऐसे करके बैलेंस किया। एंड जब हमें दिख गया कि यार प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, लोग अच्छे से पर्सीव कर रहे हैं इसको, तब मैंने डिसाइड किया कि फुल टाइम आता है। तो आई थिंक एक तरह से यार क्वेश्चन बिल्डिंग भी हो जाती है। जैसे मेरे को ये पता है कि एक रिस्क ऑफ फेलियर अगर जो होता ही है हर बिज़नेस में, अगर फेल भी हो जाओ तो एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चन है पीछे। अगर आपने कुछ एक अपना एक अच्छी बैक ऑफ द माइंड एक जॉब सिक्योर कर लिया और एमबीए कर लिया, उससे आपको थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट कि फुल टाइम कब आना है, आना भी चाहिए कब, तो उसके लिए आई थिंक एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ जाए, फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तरुण, मतलब आपने अभी जो बताया ना, उसके ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपके उस लाइफ के फेज़ में ना ऐसे बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं जो सेम फेज़ में रहेंगे। लाइक जो जॉब कर रहे हैं अभी कहीं, उनकी फैमिली डिपेंडेंसी है, कुछ लायबिलिटीज़ है, मे बी दे हैव अ किड, राइट? तो उस पॉइंट पे कोई टैक्टिकली कैसे सोचे कि यार क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग वाइज़ कुछ अगर आप एडवाइस दे सकते हो, बिकॉज़ यू ऑलरेडी डन इट वन्स। सी प्लानिंग आप एक लेवल तक कर सकते हो, उसके बाद आप, मुझे लगता है बस एक को कॉन्फिडेंस सबसे पहले चाहिए आपको कि हाँ यार, मैं ये दोनों चीज़ें साथ में कर पाऊँगा। मेरी जॉब में मेरे को इतना कम्फ़र्ट है और इतना मैं टाइम निकाल पाऊँगा। जैसे अभी रणधीर ने बोला, अभी भी मैं जब जॉब करता था, 5 डे तो ऑफ़िस में रहना है आपको, एंड दिस वाज़ प्री कोविड, जब वो इतना हाइब्रिड वर्किंग वाला नहीं था। तो
5 दिन ऑफिस में रहना है और 2 दिन आपको स्टोर पे रहना है। अपना बिज़नेस का एक ही स्टोर था, वी बोथ ऑफ अस स्टोर पे रह के काम करते थे हम लोग। तो पहली बात तो आपके अंदर वो उतना होनी चाहिए कि यार मेरे को अब 7 डेज़ वर्किंग करना है, यू आर रिज़ाइन टू इट, राइट? ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट योर सोशल लाइफ, इट विल अफेक्ट योर फैमिली, लेकिन आपको ये मालूम है यार मैं कुछ टाइम में कर लूँगा। एक बार मैंने एक राइट कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, हमें दिख गया कि हाँ यार बिज़नेस एक स्टेज पे आ गया कि हाँ यार अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब तक तो आपको वो हासिल करना ही है। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा, देन गो अहेड विद इट। लेकिन आपको यू हैव टू टेक दैट रिस्क, राइट? एंड इट्स कॉल्ड रिस्क फॉर अ रीज़न, क्योंकि वो रिस्क है तो फेल भी हो सकता है और आपको अफेक्ट भी कर सकता है। बट थोड़ा प्रोज की बात करो, लाइक यू स्टार्टेड योर जर्नी, ठीक है, स्ट्रगल है, आप ज़्यादा आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, सम सैक्रिफाइसेस आर हैपनिंग, बट व्हाट आर द प्रोज, राइट, ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन? सबसे बड़ा प्रो है एंड जिसके लिए कर रहे थे, इट्स नॉट अबाउट मनी, आई थिंक दैट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, डूइंग समथिंग जो मेरा खुद का है, राइट? एंड यू कैन ऑलवेज बी प्राउड ऑफ कि यू बिल्ट दैट लेगेसी। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रो एंड दैट इज द काइंड ऑफ हाई दैट यू गेट व्हेन यू डू योर ओन थिंग। आई थिंक मेरे लिए तो आई थिंक द वैल्यू क्रिएशन यार। आई थिंक यू आर डायरेक्टली, जैसे हमारे बिजनेस में हम डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं इतने सारे लोगों को, लाइक आर एम्प्लॉयज राइट, हु वर्क विद अस, जिनके वजह से हमारे स्टोर चलते हैं। डायरेक्टली वी आर एम्प्लॉइंग 150 पीपल एंड इनडायरेक्टली थ्रू वेंडर्स, थ्रू बैकवर्ड फॉरवर्ड वेंडर्स, हमारे काफ़ी ज़्यादा वी आर इम्पैक्टिंग लाइफ, सो दैट इज़ अ बिग इम्पैक्ट दैट वी क्रिएट। तो वहाँ से काफ़ी मोटिवेशन आती है। सेकंड प्रो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ऑल्दो आपको बहुत काम करना होता है, बट आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कब आप ना करो, और जैसे आपको कुछ भी प्लान करना है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको शायद जॉब में ना मिलेगी। एंड थर्ड यार, अल्टीमेटली जब आपका बिजनेस काफ़ी चल जाता है, देन यू गेट टू रीप द बेनिफिट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ जॉब। ग्रेट, आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, तरुण एंड रणधीर, राइट? बहुत कुछ सीखने मिला एफ&डी के बारे में, मॉल्स में कैसे घुसना है उसके बारे में, बट व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई थिंक व्हाट इंडिया इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज कि यार ये ब्रांड ग्लोबल कब जाएगा। डेफिनेटली इंडिया में बहुत बड़ा स्केल अभी अचीव करना बाकी है, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्केलिंग अप योर बिजनेस across the world. But thank you so much for coming over to the show today and talking to us. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस यार, वी हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू यू, बहुत ही मज़ा आया।